गमगीन होना पड़ रहा है। कल भी हमने देखा बठिंडी सुजमा के छोटे छोटे बच्चे तक सड़कों पे थे, हाथों में तिरंगे थे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उन लोगों ने पथराव करना था या इस तरह का कुछ वहाँ पे होना था, लेकिन वैसा कुछ जिसके हाथ में तिरंगा होगा वो कभी पत्थर हाथ में नहीं उठाएगा। तो उन लोगों के लिए भी कोई स्कीम बननी चाहिए, उन लोगों के लिए भी कोई कानून होना चाहिए। देखिए, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिस समय पर रोक लगानी चाहिए थी इस, जैसे कहते हैं ना, अंधाधुंध फॉरेस्ट फायर को, कि जगहें बिक रही थी, धड़ाधड़ एफिडेविट पे लोग खरीद रहे थे, छोटे भी बड़े भी, तो उस वक्त किसी ने रोका नहीं। आज हुकूमतें चेंज हुई, आज हम यूनियन टेरिटरी बन गए, सख्त एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, जैसे लोग कह रहे हैं। तो अब क्या वो जो 50 साल से 100 साल से 2-2 3-3 पीढ़ियों से लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको उखाड़ परे फेंकेंगे? बिल्कुल। एक आर्ग्यूमेंट ये है। दूसरा है कि अगर उखाड़ेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तीसरा है कि वो किस कैटेगरी के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर, नॉन, जिससे आपका करियर, आपके बच्चों का करियर, एफआईआर लग जाए, आपको उठा लिया जाए, पीएसए लग जाए, वो मत करिए। कानून के दायरे में रहकर करिए जो आपको करना है। जैसे आपने बोला भटिंडी में अगर एक वॉक निकली, वो वॉक निकालिए, आप झंडा लेके चलिए, मोमबत्तियां लेके चलिए, तो वो तो राइट, वो तो आपको गवर्नमेंट भी परमिट करेगी। लेकिन जहां आपके पास परमिशन नहीं है, 144 लग गया, वहां फिर भी निकलें, 144 वायलेट करें, फिर कर्फ्यू लगवाएं, फिर वहां हड़ताल हो जाए, वहां पथराव हो जाए, वहां गोली चल जाए, वहां टीयर गैस, तो वो मैं चाहता हूं कि वो हर सिचुएशन उसमें अवॉइड होनी चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। 9 जनवरी 2023 को एक ऑर्डर निकलता है जिससे जम्मू व कश्मीर की जनता में एक परेशानी का माहौल बन जाता है और नोटिस सर्व किए जाते हैं। नोटिस सर्व जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, वहाँ से कुछ 6 लोग जो हैं वो उठते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और उस ऑर्डर को जो है चैलेंज करते हैं। आज 31 जनवरी 2023 है, आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में जो है उसको डिसमिस कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट असीम साहनी जी, बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया। थैंक यू। सर, आज का जो सुप्रीम कोर्ट में जो इस मामले को जो डिसमिस कर दिया गया है, इसका असर जम्मू कश्मीर की जनता पे क्या होगा? डांग साहब, जो आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो पिछले आपके साथ इंटरव्यूज हुए थे तो वो बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे उस चीज़ को। अब क्योंकि ये बड़ा पेचीदा कानूनी पहलू है, तो पहले समझना पहले है कि मुकदमा क्या डिसमिस हुआ है और किसका डिसमिस हुआ है। तो इसकी बेसिक, जिसे आप कहते हैं जेनेसिस, वो लाई करती है रोशनी की जजमेंट में, जो कि 9 अक्टूबर सन 2020 में आई थी, जो कि खंडपीठ था हमारे ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल, जो हमारी चीफ जस्टिस है उस समय, और ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल, जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उनके डिवीजन बेंच ने एक आईए, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंटरम एप्लीकेशन, मेन पीआईएल एसके भल्ला वर्सेस स्टेट पेंडिंग है, मेन पीआईएल अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट पेंडिंग है, लेकिन उस पीआईएल के अंदर एक आईए यानी कि एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन डिसाइड करते हुए उन्होंने सीबीआई के हवाले कर दिए रोशनी के केसेस, और साथ ही रोशनी की जो कानून था, जो कि ऑलरेडी रिपील हो गया था 2018 में, लेकिन रिपील्ड कानून के इफेक्ट को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जिसको इसका बेनिफिट पहुंचा है वो नल एंड वॉइड हम डिक्लेयर करते हैं, रोशनी के इंतकाल खारिज करते हैं, आप पैसे वापस दे दीजिए। जिन अफसरों ने इनको पैसों के मामले में या कमेटी के मामले में या अलॉटमेंटों के मामले में गड़बड़ की है, तो इन सब पे आप सीबीआई के जो है इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पर्चे लगाइए और चलान पेश कीजिए। इनफैक्ट जिनके चलान पहले प्रेजेंट हो चुके थे, जो कि पुराने जो हमारे आईएएस अफसर थे, उन लोगों के लिए भी कहा गया कि आप इनकी भी री इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो ये तो आ गया एक पहलू। अब 9 जनवरी या 9 अक्टूबर के ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहले आप समझ लीजिए। तो मैं, अगर आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकें तो मैं आपके लिए थोड़ा सा ये डिस्प्ले करना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर था जो कि ब्रॉडवे इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एसके भल्ला में आया था। तो आप देख सकते हैं आईए 48 ऑफ 2014, इसको चैलेंज किया गया। 9 अक्टूबर 2020 की जजमेंट को चैलेंज किया गया। इसमें कितने सारे वकील पेश हुए, ठीक है। तो ये सबसे पहला केस ये था। तो यहां पर आप देखिए कोर्ट में कौन गया, कोर्ट में एक एप्लीकेशन गई। अभी जो आप लेटेस्ट सवाल पूछ रहे हैं, पहले मैं यहां से शुरू करूंगा। एप्लीकेशन गई अब्दुल रशीद की तरफ से जी। उनकी तरफ से ये वकील साहब पेश हुए, सुशील पिनाकी, मुजफ्फर खान, डी महेश बाबू और करंजावाला एंड कंपनी एओआर थे। शैलेश मडियाल एओआर, शैलेश मडियाल एडवोकेट, वैभव सबरवाल एडवोकेट,
तरुणा आनंदमौली प्रसाद एवार, ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, या प्रोफेसर एस के भल्ला साहब की तरफ से भी कोई हुआ होगा, मुझे पता नहीं। इसमें इन्होंने कहा आईए नंबर 10121 ऑफ 23, किसकी आई है? अब्दुल रशीद की। जो वो 5-6 लोग आप कह रहे हैं आरसपुरा के, वो अपना राजौरी के लोग गए, इन SLP नंबर 515991 बी लिस्टेड ऑन 31/1 यानी कि आज जी। आज क्या हुआ, ये कब डेट हुआ, ये ऑर्डर पास होता है सुप्रीम कोर्ट का? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ 20/1/2023 को। जी। 20/1 को कहा 31 को रखो, उस दिन वर्बली कहा इनके मकान मत गिराइएगा जब तक हम पहले सुनवाई कर लेते। जब आज सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान जो रिपोर्ट्स आ रही इनिशियल, क्योंकि अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, वरना मैं यहाँ पे आपको वो भी दिखा देता कि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, जब गवर्नमेंट के वकील ने कहा जी ये तो दुकानें इसने बनाई हुई हैं वहाँ पर, दूसरा इसका टाइटल कोई नहीं है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं रोशनी पर भी बैठा हूँ तो सिर्फ जगह सरकार होना काफ़ी नहीं है, उस पर मैं किस वजह से बैठा हूँ वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। लेकिन कुछ ना कुछ आपको लीगल हुक फंसानी पड़ेगी कि मैं इस वजह से बैठा हूँ, मेरी अलॉटमेंट थी या मेरे प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट की अलॉटमेंट थी, तो वो कुछ ना कुछ आपको LB6 जैसे मैंने आपको पिछली बार समझाया, S432 समझाया, अलॉटी समझाया, 3 अलफ है वहाँ से समझाया, आप डिस्प्लेस पर्सन है उससे खरीदा आपने, तो ये बड़े सारे अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट है, BLE है, तो ये कहीं पे मुझे लगता है वो फिट नहीं हुए या नहीं हो पाए या कन्विंस नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट को। और साथ में ही जब सरकारी वकील ने कहा कि सर इसने तो 8-10 दुकानें बना रखी हैं, वहाँ मार्केट बना रखी है, तो दुकानों को बचाने के लिए आ रहा है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, तो उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ कन्विंस नहीं है। तो वो एक एप्लीकेशन पिटिशन पेंडिंग है, ये एप्लीकेशन जिसे IA कहते हैं, IA नंबर 10121/23, ये उन्होंने विड्रॉ की। जब उनको लगा कि जजेस कोई रिलीफ नहीं दे रहे, तो कई बार हमें कोर्ट में लगता है कि आज हमारे क्लाइंट को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो हम विड्रॉ कर लेते हैं, तो उन्होंने विड्रॉ की, उसको कहते हैं डिसमिस्ड एज विड्रॉन। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो न्यूज़पेपर से या जो सोशल मीडिया के जरिए मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि शायद बार एंड बेंच या लाइव लॉ वगैरह ने चढ़ा दिया था, तो उसमें जर्नी लाइन में भी मैंने देखा, सुबह ग्रुप में आया हुआ था हमारे, तो वहाँ पर भी अगर देखने पर देखा जाए तो ये डिसमिस्ड एज विड्रॉन हुआ है। लेकिन अब सवाल आपका इसके साथ ही कनेक्टिंग था कि क्या ये जो रोशनी की जजमेंट थी, ये सारे मुकदमे खारिज हो गए? द आंसर इज नो, वो मुकदमे इंटैक्ट हैं। अब मैं आपको अगला ऑर्डर दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये है, ये कितने सारी IAs हैं आप देख लीजिए जी। ठीक है। केस, बेसिक केस वही चल रहा है, ब्रॉडवे एंटरप्राइजेस, अब्दुल रशीद के नाम का केस नहीं आया, जी। जी। अब्दुल रशीद के नाम की IA आई है, एप्लीकेशन आती है अंदर केस के अंदर, ब्रॉडवे एंटरप्राइजेस SK भल्ला, ये केस चलता जा रहा है। कितनी सारी एप्लीकेशन के नंबर, कितने सारे नंबर हैं, डायरी नंबर सो, ये क्या हुआ, ये सारा आप समझ लीजिए 4 पेज को तो सिर्फ एप्लीकेशन के नंबर और वकीलों के नाम चल रहे हैं। तो जैसे संजीव खन्ना, जैसे JK महेश्वरी के यहाँ लगा, कितने सारे वकील पेश हुए, और ये लगा था लास्ट जब कोर्ट ने कहा सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल द चीफ जस्टिस लिस्ट बिफोर अ बेंच विच वन ऑफ अस संजीव खन्ना इज नॉट अ मेंबर। पिछली बार भी मैंने बताया था कि संजीव खन्ना साहब ने सुनने से इनकार कर दिया था इस केस को, जब ये लगा। तो ये ऑर्डर होगा आपका, ये देखिए हेयरिंग डेट भी यहाँ आ रही होगी, ये 20 से पीछे का ऑर्डर है जी। जी। तो ये 3/11 का ऑर्डर है जी। ठीक है। अब 3/11 के बाद ये जो ऑर्डर इशू होता है ये 9/12 को होता है, तो 3/11 को ही जस्टिस संजीव खन्ना ने कह दिया था ये मैं मैटर्स नहीं सुनूंगा, किसी और के पास लगा दीजिए। अब अगला देख लीजिए, ऐसे अगला ऑर्डर है, तो ये एक और पिटीशन है, हकीम तजमुल हुसैन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी ब्रॉडवे एंटरप्राइजेस के साथ लगा केस, ये भी रोशनी के खिलाफ है। तो आप अब्दुल रशीद का एक केस या एक IA डिसमिस होने से कोई पूरे केसेस खत्म नहीं हो गए, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आपके माध्यम से। अब देखिए ये भी लगा, यहाँ लॉयर्स पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के ऑर्डर पास किया। आर अटेंशन वाज इनवाइटेड टू द ऑर्डर्स दैट इज 25 जनवरी 2021 एंड 29 अगस्त 2022 पास बाय दिस कोर्ट इन SLP नंबर सो एंड सो 23451 ऑफ 2020 and 28898 2020 रिस्पेक्टिवली, लिस्ट अलॉन्ग विद SLP नंबर सो एंड सो। तो ये हकीम तजमुल हुसैन ने जो मुकदमा दायर किया उसको भी कहा कि जिन मुकदमों में रोशनी की जजमेंट चैलेंज हुई उसके साथ टैगअप कर दीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। अब इसके आगे अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो ये यही अब्दुल रशीद साहब का ऑर्डर, ठीक है, जो IA बन गई। इसमें क्या हुआ, इसमें कौन सी डेट को ये लगा था, ये लगा था 29/8/2022 को भी, दिस पिटीशन वाज कॉल्ड फॉर हियरिंग टुडे। तो ये वही वकील साहब के नाम जैसे मैंने आपको बताया। परमिशन टू फाइल SLP इज ग्रांटेड, इशू नोटिस, टैग द मैटर लॉन्ग विद सो। तो इनकी SLP अलग से भी गई जो हकीम तजमुल साहब के साथ, वो ब्रॉडवे एंटरप्राइज के साथ अटैच हुई। इन्होंने उस SLP के अंदर एक एप्लीकेशन डाली कि मेरी अर्जेंट सुनवाई की जाए, वहाँ तो सर्कुलर निकल गया, डेमोलिशन हो रही है या टेक ओवर कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनका जो मैटर है आज जो है 31 तारीख को, या इनकी IA या इनकी पूरी SLP, जैसे अब ऑर्डर अपलोड होगा तो मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन ये अब्दुल रशीद एंड अदर्स हैं जिनका ये केस उड़ा है। ब्रॉडवे एंटरप्राइजेस,
हकीम तजुमुल हुसैन, ये सारे केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में इंटैक्ट हैं। अब क्या होता है वो तो वक्त ही जानेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो मैं आपके व्यूअर्स के लिए आगे भी दिखा सकता हूँ। जी जी। ये देखिए, ये भी ब्रॉडवे इंटरप्राइजेस है। तो ये ऑर्डर कौन सी तारीख का है? ये 25 जनवरी 2021 का ऑर्डर है जिसका जिक्र कर रहे हैं, जब जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनुराध बोस ने ये सारा यहाँ पेश हुए, नीरज किशन कौल साहब, रूबी सिंह, कितने सारे मतलब लीडिंग लॉयर्स ऑफ द कंट्री वो पेश हुए इसमें। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिस कोर्ट इज कन्वीन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, hearing learned senior counsel appearing on behalf of the petitioners and the learned solicitor general appearing on behalf of the union territory of Jammu and Kashmir. Today during the course of hearing it has been brought to our notice that the review petitions are being listed before the division bench of the high court of Jammu and Kashmir on 28/1/2021. In view of the above we adjourn these matters. तो ये वो शुरू के ऑर्डर्स हैं जब इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में मैटर्स में की सुनवाई हो रही है रिव्यू पिटिशन में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने या हमारी SLPs खारिज नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पेंडिंग रखा है। लेकिन उन्होंने कहा पहले आप जाके अपनी डिसाइड करवा लीजिए रिव्यू पिटिशंस। तो आगे आप देखेंगे ये ऑर्डर भी है, ये देखिए, ये भी ऑर्डर ब्रॉडवे इंटरप्राइजेस में आप देखेंगे, ब्रॉडवे इंटरप्राइजेस लिमिटेड, ये भी ऑर्डर की तारीख देख लीजिए 10/12/2020, जिसका जिक्र पीछे आया, वही बेंच है। इस बेंच में क्या होता है? दिस कोर्ट इज कन्वीड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हर्ड द लर्नड काउंसिल अपियरिंग फॉर द पिटिशनर्स एंड मिस्टर तुषार मेहता, Solicitor General appearing for the Union Territory of Jammu and Kashmir. Learned Solicitor General seeks more time to obtain further instructions in these matters, which is granted. During the course of hearing, we came to know that review petitions have been filed by the Union Territory of Jammu and Kashmir as well as by some private individuals before the High Court of Jammu and Kashmir, which are stated to be coming up for hearing in the Jammu and Kashmir High Court in the last week of December 2020. In view of the above, we adjourn these matters to the last week of January 2021. We make it clear that pendency of these SLPs before this court does not come in the way of hearing of the review petitions by the High Court. If any of the petitioners before this court wants to file review petition before the High Court of Jammu and Kashmir, they are at liberty to do so. तो ये वो ऑर्डर है जो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है कोई इसमें स्टेटस को रखेंगे, डेमोलिशन कुछ नहीं करेंगे, कोर्सिव मेथड कोई नहीं लेंगे, और साथ ही कहा कि आप जाके अपनी रिव्यू पिटिशन की सुनवाई कर लीजिए। जो रिव्यू पिटिशन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी डाली है और जो रिव्यू पिटिशन प्राइवेट लोगों ने भी डाला है, और इसी ऑर्डर में लिखा कि कोई जो लोग सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं वो भी जाके अपने पिटिशन जो है हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। तो ये एक बड़ी प्रोसेस होती है टेक्निकल। तो इसमें ब्रॉडवे इंटरप्राइजेस में पहला ये ऑर्डर हुआ 2020 में, फिर 2021 का मैंने आपको ऑर्डर दिखाया, फिर मैंने आपको बाकी पिटिशन में भी एक एक ऑर्डर दिखाया। हकीम तजुमुल हुसैन में आ गया, फिर अब्दुल रशीद करके एक पिटिशन फाइल हुई, फिर संजीव खन्ना साहब का एक ऑर्डर आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये किसी और बेंच में लगाइए, मैं नहीं सुनूंगा। फिर इनकी एक अर्जेंट एप्लीकेशन आ गई 9 दिसंबर के बाद, जब ये सर्कुलर इशू हुआ तो इन्होंने सर्कुलर को चैलेंज कर दिया अब्दुल रशीद साहब ने। फिर उसके बाद वो लिस्टिंग होती है, उसके बाद वो 31 को लगता है। तो आज इवेंचुअली 31 को उस एक SLP का या उस एक IA का जो है विड्रॉल हुआ है, डिसमिस्ड एज विड्रॉल हुआ। तो वो टेक्निकली दैट डज नॉट से कि भाई हमारा पूरा का पूरा केस या जितनी SLPs हैं सारी खारिज हो गई, कोई जजमेंट नहीं है। इट वाज ओनली अ केस वेयर पर्टिकुलरली उन आदमियों के लिए है। अब देखिए कुछ लोग हैं जो चले गए, राइटली रॉन्गली, हर एक का हक है जाना। अब वो चले गए तो उनके पास या टाइटल नहीं था, या कागजात नहीं थे, या ज़मीन का कोई इशू नहीं था कि उनके पास ज़मीन जगह सरकार कहाँ से आई। तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट शायद कोई और व्यू लेगा, शायद लीज होल्डर्स के लिए कोई और व्यू ले रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लीज वाले अलग हैं, स्टेट लैंड के इंक्रोचर्स अलग हैं, काचराई की इंक्रोचमेंट अलग से डिफाइन हो रही है आपके। उसके अलावा LB6 S432 वाले अलग हैं, अलफ फॉर्म 3A वाले अलग हैं, डिस्प्लेस पर्सन को जो अलॉटमेंट हुई अलग हैं, कैबिनेट ऑर्डर से अलॉटमेंट हुई अलग हैं। तो वो तो हमारा अपना डिवीजन बेंच का ऑर्डर है। 2 ऑर्डर हो चुके हैं डॉक्टर पचनंदा के केस में, और उसके बाद अभी लेटेस्ट ऑर्डर जो हमारे अली मोहम्मद मागरे साहब थे, अभी चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उन्होंने ऑथर की थी एक जजमेंट। उसमें भी उन्होंने कहा कि रोशनी की ये जजमेंट है उनको इफेक्ट करेगी जो रोशनी के इंतकाल जिनको चढ़े हैं। जो उसके अलावा अलग अलग स्कीमों में, कितनी सारी स्कीमों का मैंने कितने सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स का नाम ले लिया, वो जो उसके तहत आते हैं उनको इफेक्ट नहीं करेगी। तो अगर मेरे पास कोई क्लाइंट जैसे समझ लीजिए आ गया और वो कहता है सर मैं तो LB 3C में फॉल करता हूँ, या मैं S432 में फॉल करता हूँ, या मैं तो डिस्प्लेस पर्सन हूँ 47 का जी, मुझे तो अलॉटमेंट हुई थी, आज तक मेरा इंतकाल नहीं चढ़ा, मैं तो जगह सरकार पे बैठा हूँ, या मैं बिग लैंड स्टेट अबॉलिशन एक्ट में मैं टिलर था, तो मेरे जब पुश्तैनी तरीके से मेरे बाप दादा यहाँ टिलर थे, काश्तकार थे, और जो लैंड जब टुकड़े फ्रेगमेंटाइजेशन हुई कि इतनी लैंड आप सीलिंग में होल्ड कर सकते हो, इसके अलावा लैंड जगह सरकार हो गई, और हम आज तक टिलर हैं, हम बैठे हुए हैं, तो क्या टिलर को इख्तियारात नहीं है? टिलर को बाय वर्च्यू ऑफ अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट इख्तियारात हैं। तो ये बड़े सारे इश्यूज हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं। और मैं एक और उम्मीद, देखिए नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, आपके माध्यम से मैं लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों में एक मीडिया एक
फैला देता है भ्रम कि नहीं जी नहीं, केस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज हो गया, अब कोई केस अलाउ नहीं होगा। ये मैं आपसे जानना चाहता हाँ, था, लोग बड़े परेशान नहीं हैं। मुझे भी कई कॉल्स आई, इसीलिए मैं यूजुअली थोड़ा सा डेफर करता हूँ कि कोई ना देना पड़े, क्योंकि मैटर सब जुडिस हैं और मैं कई लोगों को कह रहा हूँ मैं सब जुडिस मैटर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन लोगों को एक भ्रम सा आ जाता है मन में कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया अब तो सब रास्ता खत्म है, अब दिस इज एंड ऑफ द रोड, नो टनल इज मेड आउट। भाई वो एंड ऑफ द रोड उसके लिए होता है जो उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में वो एक आदमी गया, ब्रॉडवे के लिए एंड नहीं हुआ, ये हकीम तजमुल के लिए खारिज नहीं हुआ केस, क्यों नहीं हुआ उनके लिए? अगर खारिज होने तो सबके लिए हो जाते। बिल्कुल। या ये 9 अक्टूबर की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड भी कर सकता है, कह सकता है बहुत बेहतरीन जजमेंट है, अभी तो उसका रिव्यू पेंडिंग है, अभी 9 अक्टूबर की जजमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है। मैं बार बार आप लोगों के आगे ये एक इल्तिजा करता हूं कि जब ये फाइनल बहस होगी, अभी फरवरी में बहस है इसकी, इसी हफ्ते में, शायद पहले हफ्ते में ही, और अगर बाय द वे बहस स्टार्ट हो जाती है और हाई कोर्ट का बेंच ये कहता है कि जो प्रीवियसली बेंच ने होल्ड किया था 9 अक्टूबर वाली जजमेंट में, उसमें यहाँ कोई कमी पेशी थी, या एब्सोल्युटली वो राइट था या एब्सोल्युटली वो रॉन्ग था, या मॉडिफाई कर देता है उस जजमेंट को, और जजमेंट को मॉडिफाई करके कहता है कि नहीं जी ये जिन लोगों की लीजेस थी या जो लोग पुराने बैठे हैं या छोटे गरीब लोग बैठे हैं उनको नहीं टच करना, हमने सिर्फ जहाँ जहाँ क्रिमिनल एक्ट हुआ है वहाँ टच करना है, कि जहाँ जहाँ कोई क्रिमिनल आप देखते हैं कि कुछ उस वजह से किया गया था, किसी को बड़े आदमी को बेनिफिट देने के लिए किया गया था, वहाँ पर आप इंक्वायरी करके उनके इंतकाल खारिज कीजिए, उन लोगों को बेनिफिट मत दीजिए। 2 मिनट के लिए प्रिज्यूम करके चलते हैं, तो फिर क्या होगा? अभी मुकदमे खत्म थोड़ी ना हो गए, मुकदमे तो अभी चल रहे हैं, पेंडिंग है, मुकदमे अपना टाइम लेंगे। ये चीज़ें अब गवर्नमेंट अपना कर रही है, क्योंकि कोई रोक नहीं है। गवर्नमेंट कहेगी जी हम पर कौन सी को रोक है, हम नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जिन जिन के मामले में रोक है तो वहाँ पर भी आप कौन सा मान रहे हैं? आप कहते हैं नहीं जी आप हर एक को एक ही ब्रश से पेंट कर दें कि ये रोशनी लैंड, ये इनक्रोचर, ये रोशनी लैंड, ये इनक्रोचर। नहीं, अगर कोई ये कोर्ट में, और आपके माध्यम से मैं एक और बात बता दूँ, अब 30 तारीख से हाईकोर्ट खुल गई है, आज भी वर्किंग था, कल भी वर्किंग है, पीछे भी लगा। कई लोगों ने हाई कोर्ट से ऑलरेडी स्टे लिए हैं कि सर मैं इस रोशनी में फॉल नहीं करता हूं, ना ही मेरे को इविक्ट कर सकते हैं, ना ये मेरी लैंड ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो अलॉटी हूं, मैं तो डीपी हूं, डिस्प्लेस पर्सन हूं, मैं तो फॉर्म 3 अलफ में मेरे को अलॉटमेंट हुई है, या मेरे बाप दादा को हुई थी, इंतकाल नहीं चढ़ा, जो भी ABCD क्लेम वो करता है, तो वहां पर कोर्ट क्या बोलेगी? नहीं नहीं नहीं, तुम एनक्रोचर हो, चले चले भाग जाइए। कोर्ट्स ने, हमारे अपनी अदालत आलिया ने, हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है, और मैं आपको इन दिनों की बात बता रहा हूं जी। तो इसीलिए जनता को कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, अपना अपना जाइए, लीगल एडवाइस लीजिए, अपने कागज़ दिखाइए। कोई कई लोग हैं जो फॉल करते हैं जिस किसी स्कीम में या गवर्नमेंट ऑर्डर में, वो बच जाएंगे, जो बिल्कुल ही इनक्रोचर है वो नहीं बचेगा। कई लोग तो गिल्टी कॉन्शियस की वजह से ही बाहर नहीं आते, वो कहते हैं नहीं हमारी स्टेट लैंड है, हम तो कुछ नहीं बन सकता, हम तो खत्म है। तो ठीक है, वो आपका, दैट इज़ फॉर देम टू एंटिसिपेट। मेरा काम है आपके रास्ते से समझाना, आपके माध्यम से समझाना कि ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। आप अगर अपना अपना मुकदमा हाई कोर्ट में किसी भी खंडपीठ के आगे, जज के आगे, वकील के जरिए रखेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर वो स्टडी करके आते हैं, या वकील साहब अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे तो ज़रूर इंसाफ की उम्मीद है। अब आप उम्मीद ही लगा सकते हैं ना इंसाफ की। एक बारी हार गए, जैसे 9 अक्टूबर की जजमेंट हुई, तो वहाँ कौन हारा? आप हारे, सरकार हारी, हम और मैं तो ना हारे, सरकार का कानून खत्म हो गया। तो या तो सरकार बोले जी हमने जान के अपना मुकदमा हारा, तो वो अलग बात है, वो तो कभी बोलेगी नहीं। तो आप हारे, आपने चैलेंज नहीं किया, लोगों ने चैलेंज कर दिया 9 अक्टूबर को, आपने रिव्यू फाइल कर दी, 37 नंबर रिव्यू स्टेट की है। तो इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है कि सरकार अब क्या मंशा से चल रही है। सरकार कह रही है हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी कल जवाब देगी हाई कोर्ट में CBI के। अब CBI हो सकता है सवाल पूछता हो कि भाई तुमने क्यों नहीं आज तक कुछ किया, अभी भी क्यों नहीं किया, तो वो मे भी वो कर रहे हैं। बट जो मैंने देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने स्टेटमेंट दिया है या जो हो रहा है वो ठीक है, वो एक्ट अपॉन कर रहे हैं, स्टेट लैंड है, उनका व्यू ये है कि ये जगह सरकार थी, हम अपनी जगहें वापस ले रहे हैं, हम रिट्रीव कर रहे हैं, जिस वर्ड को कहते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ कहीं ह्यूज चंक्स ऑफ लैंड थे, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने लिया, दैट इज़ वेलकम, मैं उसको वेलकम करता हूँ। बट साथ ही आप जब कहते हैं ना वो गेहूँ के साथ घुन को भी पीसते जा रहे हैं, जिसका राइट लीगली बनता भी है। अब जैसे मैं आपको एक जनरल स्टेटमेंट दे देता हूँ जी, औरतों के हक में बहुत कानून है, सब मिसयूज हो रहे हैं, बोल सकता है ऐसे कोई वकील? किसी औरत का हो सकता है मिसयूज है, किसी औरत का यूज हो रहा है, किसी औरत को वाकई उत्पीड़न का फेस करना पड़ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ रहा है, और कोई उसको मिसयूज कर रही है। ऐसे ही हर स्टेट लैंड पे जो बैठा हुआ है वो इनक्रोचर नहीं है। मैं जब ये वर्ड यूज करता हूं तो मैं ये भी साथ में क्वालिफाई करता हूं, इसका मतलब है कि अगर हर आदमी इनक्रोचर नहीं है तो कुछ लोग हैं। अब बस वो कुछ लोग और हर आदमी के बीच में यही काम है स्टेट का और कोर्ट का कि उसमें प्रोब करके आप केस टू केस बेसिस पे स्टडी कीजिए। अगर मैं आपके पास कोई केस प्रोजेक्ट करता हूं, मैं अपना क्लाइंट का पूरा अता पता लेके, उसकी गिरदौरियाँ लेके, 71 की गिरदौरी, 65 की गिरदौरी, ये कहाँ से आई थी जगह इसके पास, आज की डेट में क्या स्टेटस है इसका, कौन लोग थे,
अगर रोशनी का इंतकाल है तो उसका तब कहाँ से स्टेटस था पीछे का, तो फिर जाके हम कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं कि सर मैं उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता हूँ, मैं इंक्रोचर नहीं हूँ। अब कई लोग हैं सड़क के किनारे शोरूम बना दिए 2 मिनट के लिए, कई लोग हैं वो अपने बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स बना दिए जगह सरकार पे। अब उनको आप कहें सरकार भी बख्श देगी, अदालतें बख्श देंगी, तो वो गलत है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग में कहा था कि हम स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कई सारे एनक्रोचर्स को भी एक मैसेज चला जाएगा बेनिफिट का। तो वो खरगोश के कपड़ों में कहीं चीता ना आ जाए, इसीलिए वो हमेशा हर बंदा जजमेंट लेना चाहता है कि नहीं हम एक ही ब्रश से सबको पेंट नहीं करेंगे, ये ना हो कि शरीफ आदमी या मजलूम के कपड़े पहनकर तो वो लोग भी आ जाएं जो इनक्रोचर्स हैं। तो इसलिए केस टू केस बेसिस पे अगर हो तो मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी होनी चाहिए। बट अगर आप जनरली सबको पेंट कर रहे हैं, हर एक को कह रहे हैं कि गरीब आदमी को, कि 2 4 5 मरले वाले का भी, जिसका एक कुल्ली कोठा है उसको भी बाहर निकाल रहे हैं, तो ये तो अब आप बेहतर जानते हैं कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। लेकिन जो मैं आपके माध्यम से रोज़ देखता हूँ या आजकल अखबारों में रोज़ आ रहा है कि जी फलाने एमएलए को, फलाने मंत्री को पकड़ लिया, तो दैट इज़ ठीक है, दैट इज़ वेलकम, बट उनका भी राइट है, मैं ये नहीं कहूँगा। इसको एक जर्मन टर्मिनोलॉजी है शॉन फ्रूडे, आपको मैं बताऊँ। शॉन फ्रूडे में क्या होता है कि इंसान की एक फितरत है, एक हार्मोन है कि जब कोई बड़ा आदमी गिरता है तो खुशी होती है, ये एक फितरत है। हमारी एक प्रिजम्पशन चलती है कि ये बड़ा है, ये अमीर है, ये पावरफुल है, इसीलिए इसने मिसयूज़ किया होगा। लेकिन हमारा कानून, मैं एज ए कानूनदान बात कर रहा हूँ, एज ए लॉयर बात कर रहा हूँ, हमारा कानून एक नज़र से सबको देखता है, गरीब अमीर, बड़े छोटे, औरत मर्द, सबको। बिल्कुल। मैं ताली बजाऊंगा कि एक एक्स मिनिस्टर का या फॉर्मर मिनिस्टर का घर तोड़ दिया गया, लेकिन जब मेरे अपने घर की बारी आएगी तो मैं रोऊंगा, सड़क पे चिल्लाऊंगा। या मेरे कोई भाई या भतीजे या किसी छोटे बंदे को, तो वो फिर उसको ताली क्यों बजाई मैंने? अगर मैं अपने टाइम पे सुनवाई चाहता हूँ, मेरी सुनवाई करो, तो उसके लिए ताली। वो शॉन फ्रूडे काम करता है वहाँ पे वो हार्मोन हमारा काम करता है कि नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये आदमी चोर था लेकिन गरीब है। क्यों क्यों जी? गरीब चोरी नहीं कर सकता। रेलवे प्लेटफॉर्म पे किसी ने मल लिया तो वो चोर नहीं है, चाहे वो चाय की खोखा बेच रहा है, और जिसने महल बना लिया वो भी चोर है। लेकिन हम कहते नहीं, महल वाले को पकड़ो, गरीब को मत पकड़ो। तो वहाँ आर्टिकल 14 कहाँ गया? आर्टिकल 14 तो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि फंडामेंटल राइट्स में कि आप गरीब अमीर, बड़े छोटे, औरत मर्द के बीच में, काले गोरे के बीच में भेदभाव नहीं करोगे, ऑन एनी बेसिस भेदभाव नहीं होगा। तो ये कानून ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने क्या दिया कि हम पहले बड़े लोगों को हाथ डाल रहे हैं, बट इवेंचुअली जब तक बड़ों को हाथ डाल के स्कीम नहीं बनेगी छोटों को बचाने के लिए, आप ये कभी नहीं कह सकते कि हम छोटों को कभी नहीं पकड़ेंगे जी। आप आज उसको डेफर ज़रूर कर रहे हो क्योंकि आप गवर्नमेंट हो। मैं भी होऊंगा तो मैं बोलूँगा यार मैं एक दिन में तो सब कुछ काम नहीं करूँगा ना, पहले मैं वहाँ से शुरू करूँगा, उस जगह से, बड़े बड़े इंक्रोचमेंट्स के, बड़े बड़े लोगों को। और ये आपको एक और बात लुत्फ की बता दूँ, ये जो 9 अक्टूबर वाली जजमेंट है ना, ये इसी जजमेंट में लिखा गया था कि इन्फ्लुएंशियल लोग पहले करो, वेबसाइट पे चढ़ाओ, इन्फ्लुएंशियल कौन है, मिनिस्टर्स कौन है, एमएलएस कौन है, ब्यूरोक्रेट्स कौन है, अदालतें कर सकती हैं। अदालतों ने तो यहाँ तक भी अब क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने उपाध्याय साहब के केस में कि आप ना पहले जो एमएलएज और मिनिस्टर्स के क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्व है, पहले उसके लिए अलग कोर्ट बनाओ और अलग से सुनवाई करो। जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ कि इक्वल होना चाहिए गरीब अमीर, मिनिस्टर और पियोन, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया हुआ है कि क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये होने नहीं देते अपने फैसले, ये अपने खिलाफ नहीं होने देते, विटनेसेस को नहीं, तो इनके मसले पहले फास्ट ट्रैक करो, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू दी पीपल कि नहीं इनको भी हम पकड़ेंगे उतनी ही सख्ती से जितना हम गरीब आदमी को पकड़ेंगे। तो वहाँ गरीब आदमी बच रहा है और जो ताकतवर है, जो इन्फ्लुएंशियल है, तो आज जिसके पीछे एक्स एमएलए या एक्स मिनिस्टर लग गया, वो उस कैटेगरी में चला जाता है कि ये इन्फ्लुएंशियल है। वहाँ एक आपने लिस्ट देखी है, तो वहाँ लिस्ट में लिखा है इन्फ्लुएंशियल और नॉट इन्फ्लुएंशियल, तो आगे रेवेन्यू वाले लिखते हैं नॉन इन्फ्लुएंशियल कि अगर वो तो फार्मर है। और अगर कोई एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, डीडीसी चेयरमैन या कुछ है, अभी आपने डीडीसी चेयरमैन का भी देखा, उनका भी डिमोलिशन हुई, आगे लिख देते थे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन। मैंने पिछले दिनों वो भी लिस्ट देखी जहाँ पर हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके नाम के आगे लिखा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, इन्फ्लुएंशियल, वेरी इन्फ्लुएंशियल, ऐसे करके। तो वो ठीक है। अब कोई कहेगा कि जी आपने क्यों इन कैटेगरी पे लिस्ट बनाया, तो वो कहेंगे हमें तो हाईकोर्ट का हिदायत थी, हमने हाईकोर्ट के मुताबिक लिस्ट बनाई, हम वैसे ही चल रहे हैं। तो ठीक है, जो हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है। और बस यही है कि लोगों के पास अपने इख्तियारात हैं, अपनी रेमेडी अवेल करनी चाहिए, हारो या जीतो लेकिन लड़ो आखिर तक। सन साहब, ये तो हो गई कानून की बात, और हो गई जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोग कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और अपने लिए लड़ेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जो 50-50, 100-100 सालों से बैठे हुए हैं और उनके बाप दादाओं का वहाँ पे रहन सहन था, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, गुर्बत थी, गरीबी थी। अगर हम जम्मू की ही बात करेंगे, कश्मीर से लोग आए मिलिटेंसी के कारण, रजौरी पुंछ से आए, डोडा भद्रवाह से आए, यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स ने खड्डें बेची, ज़मीनें बेची, जंगल बेचे, लोगों ने पैसा दे करके जो है वो ज़मीनें खरीदी।
वो इंक्रोचर्स नहीं हैं। कार्रवाई अगर हो तो उन लोगों के खिलाफ हो जिन्होंने वो बेची हैं। लेकिन आज अगर किसी को सबसे ज़्यादा इस यहाँ पे दुखी होना पड़ रहा है या गमगीन होना पड़ रहा है, कल भी हमने देखा भटिंडी सुजमा के छोटे छोटे बच्चे तक सड़कों पे थे, हाथों में तिरंगे थे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उन लोगों ने पथराव करना था या इस तरह का कुछ वहाँ पे होना था, लेकिन वैसा कुछ जिसके हाथ में तिरंगा होगा वो कभी पत्थर हाथ में नहीं उठाएगा। तो उन लोगों के लिए भी कोई स्कीम बननी चाहिए, उन लोगों के लिए भी कोई कानून होना चाहिए। देखिए, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिस समय पर रोक लगानी चाहिए थी इस, जैसे कहते हैं ना, अंधाधुंध फॉरेस्ट फायर को, कि जगहें बिक रही थी, धड़ाधड़ एफिडेविट पे लोग खरीद रहे थे, छोटे भी बड़े भी, तो उस वक्त किसी ने रोका नहीं। आज हुकूमतें चेंज हुई, आज हम यूनियन टेरिटरी बन गए, सख्त एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, जैसे लोग कह रहे हैं। तो अब क्या वो जो 50 साल से 100 साल से 2-2 3-3 पीढ़ियों से लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको उखाड़ परे फेंकेंगे? बिल्कुल। एक आर्ग्यूमेंट ये है। दूसरा है कि अगर उखाड़ेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तीसरा है कि वो किस कैटेगरी के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर, नॉन इन्फ्लुएंसर, रिच या पुअर। चौथा है कि वो कहते हैं जी हमारा कसूर क्या है, हमें बताओ, हमें कहाँ आपने कॉलोनियाँ बनाई, हमारे लिए कौन से फ्लैट बनाए, गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीमें लाई, और जब हम बैठ रहे थे तब हमें रोका नहीं। आज हम इतने इतने सालों से बैठ गए, हमने बच्चियों की शादी कर दी, आज हमारे बच्चे हैं, छोटे पोते पोती हैं घर में, अब आप हमें उखाड़ के फेंक रहे हो। तो देखिए, एक आ गया लीगल एंगल, एक आ गया ह्यूमन एंगल। सिटीजन, देखो, गवर्नमेंट इज़ अ वेलफेयर स्टेट, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट की, कि क्या मैं कानून का डंडा चलाते वक्त कहीं ये तो नहीं देख कर रहा हूँ कि मैंने जड़ से उखाड़ दिया लोगों को, मैंने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। देश के ही लोग हैं ना, देश के वासी। कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? कानून जब हमें लॉ पढ़ाया गया था तो डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। कानून आर ऑलवेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू रेगुलेट द इंटायर सिस्टम इन द सोसाइटी। अब आज हम कानून ले आए, रोशनी लाने वाली भी असेंबली थी, उखाड़ने वाली भी असेंबली थी, आप ही लोग थे गवर्नमेंट में, एग्जेक्टिव में, जुडिशरी के लोग थे, उन्होंने उखाड़ पर फेंका, वो भी डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। अब आगे क्या गवर्नमेंट को कोई रोक है कि वो आप स्कीम ना बनाइए? आपने जो जब, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस समय ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए रोशनी के केस की सुनवाई हुई, तो मैं भी सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन में पेश होता था, एडवोकेट जनरल साहब को करता। तो मुझे यही इंस्ट्रक्शंस थी कि हम किसी भी तरीके से गरीब गुरबत आदमी के बारे में कोई स्कीम बनाना चाहते हैं। तो मैंने डिवीजन बेंच को उस समय कहा था कि हम कोई स्कीम बनाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा आप बनाइए, आपको कौन रोक रहा है, लेकिन बनाइए विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ। कहने का कानून के दायरे में, तो कानून के दायरे में आप बनाइए, आप स्कीम लेकर आइए कि सर 2-4-5 कनाल तक छोटे लोग, नॉन इन्फ्लुएंशियल लोग, उनको हम इस रेट पे जगह देने को तैयार हैं। अगर पैसे खर्च दिए तो हम उनको ऐसे रिहैबिलिटेट करेंगे। मैंने आपको बार बार बताया, ये जो कैबिनेट ऑर्डर टाइम टू टाइम आते रहे, चाहे वो शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम आते रहे, चाहे वो बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम आते रहे, क्योंकि जब एक्सेशन हुई थी जम्मू कश्मीर की, तो इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर चले गए थे, कोई किसी के मकान में बैठ रहा था, तो अलॉटमेंट की गई थी। कैसे अलॉटमेंट हुई थी? उस वक्त ताजमान सिंह की जजमेंट फॉलो हुई थी, उस वक्त ऑक्शन हुआ था, उस वक्त कोई बिडिंग हुई थी। ये वहाँ होता है जहाँ पीस हो, जहाँ लोगों को सेटल करना है, तंबू में बैठे हुए उनको बिठाया, अलॉटमेंट हुई, किसी को 1 मरला, किसी को 5 मरले, किसी को कनाल, ऐसे अलॉटमेंट हुई ना। आज वही मैं खोलता हूँ कागज़ तो मैं कहता हूँ जी LB6 की अलॉटमेंट है, इसकी S432 की अलॉटमेंट है, इसको महाराजा की अलॉटमेंट है, इसको प्राइम मिनिस्टर की अलॉटमेंट है। लोग आज भी चिट्ठियाँ, आप कई लोगों को जाइए पुराने लोगों पर, वो चिट्ठी लेकर आएंगे जी मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अलॉटमेंट है। कौन सा प्राइम मिनिस्टर? इंडिया का नहीं, प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर होता था तब, तो वो अलॉटमेंट है। तो अब उनका क्या करेंगे आप? अगर ये कानून बुरा है तो वो कैसे अच्छे हैं? वो भी तो अलॉटमेंट ही हुई थी जैसे ये हुई। तो इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अब कॉल लेनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट जो है सेंसिटिव टूवर्ड्स पीपल है और सोच रही है कि यार इन बड़े लोगों से तो चलिए ठीक है, माना आपने बड़े मगरमच्छों को आप साथ साथ पकड़ लिया, लेकिन उन छोटों का क्या कर रहे हो? उनको भी उखाड़ोगे, उनको भी फेंकोगे बाहर, उनकी भी जगहों पे बुलडोजर चलाओगे, फिर क्या करोगे उसके बाद? तो अगर आप कोई स्कीम ला के उन्हीं को अलॉटमेंटें कर दो, होती रही हैं, दिल्ली में हुई हैं, बॉम्बे में हुई हैं, स्लम एरियाज में मिलता है। अब छोटे छोटे स्लम बन गई, स्लम क्या जगह सरकार पर ही होती हैं, अब वो आदमी के पास इतना हो, तो उन लोगों को अगर आप अलॉटमेंट कर दीजिए, कोई भी स्कीम ले आइए, कुछ बोलिए जी थोड़े थोड़े करके पैसे दीजिए, आप EMI सिस्टम कर लीजिए, तो लोग मेरे ख्याल से वेलकम करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि अब माइंड में क्या चल रहा है गवर्नमेंट के। अगर हम सबसे क्लेम मांगे गवर्नमेंट, तो लोग, हर बंदा अपना अपना क्लेम फाइल किए। ये रोशनी के टाइम हुआ था कि सर मैं फलानी टाइम की मेरी गर्दौरी है, मैं आज 50 साल से बैठा हूँ। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी क्राइटेरिया पकड़ ले कि 50 साल से ऊपर वाला आदमी, कनाल से नीचे की लैंड होनी चाहिए, लैंड की वैल्यू इतनी कम होनी चाहिए, जो हाई वैल्यू लैंड है वो आप उसको ऑक्शन में डाल दीजिए, उसको लीज पे डाल दीजिए, बिडिंग पे करवा दीजिए, पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट में कीजिए, कोई रोक नहीं रहा। लेकिन जो कम से कम लो वैल्यू लैंड है, जिसकी कोई सेल नहीं कर रहा, जिसका घर बार चल रहा है वहाँ पर, तो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट मंगवा के उस बेचारे को अलॉटमेंट कर दीजिए।
कुछ अगर पैसे लेने हैं या रोशनी के पैसे एडजस्ट करने हैं वो भी कर दीजिए, क्योंकि एक साइड पे हम लोगों ने रोशनी के इंतकाल चढ़वाए, उस वक्त पैसे लिए, हाई कोर्ट ने कहा पैसे वापस करो फिर लैंड रिट्रीव करो, आपने लैंड रिट्रीव स्टार्ट कर दी, पैसे तो वापस नहीं किए किसी के। तो लोग तो ये नहीं कर रहे हमारे पैसे वापस करो, लेकिन फिर भी मैं मतलब आंखें खोल रहा हूँ सरकार की कि आप वो पहलू पे तो देखिए। बिल्कुल। दूसरा, सिटीजन सेंट्रिक वैल्यू देखिए कि आप गरीब गुरबत आदमी को उठा के कहाँ फेंक रहे हैं। तीसरा, अब देखिए ये अफसर जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स बैठे हैं, उनको देखना है कि अब हमें शेफ और राइस को कैसे अलग करना है, जैसे कहते हैं ना सेपरेशन ऑफ शेफ फ्रॉम द राइस। अब अगर आपको आज की डेट में अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल दे दिया या गवर्नमेंट ने हैंडल दे दिया, तो जितनी ऊंची रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही ऊंचा अब आपका टेस्ट भी है। बिल्कुल। जैसे आपने अब बताया, अभी तक तो हम सबको हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप भाई कोर्ट की साइड जाइए, ज़्यादा इस पर से प्रेशर मत लीजिए या ये मत फ्रस्ट्रेशन में मत आइए, लेकिन कोई पता नहीं चलता, आदमी कभी फ्रस्ट्रेशन में आ जाए और यही चीज़ मोमेंटम बना दे, या हड़ताल हो जाए या पथराव हो जाए या कुछ हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाए, फिर भी अपने ही लोग मरेंगे। बिल्कुल। अगर आज कोई पत्थर मारेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट वापसी पे क्या उसको देगी? फूल देगी? गवर्नमेंट डरती है, गवर्नमेंट के पास पुलिस फोर्स है, तो गवर्नमेंट उनको हथियार उठाएगी, जेलों में डालेगी, पत्थर मारेगी, उन पर भी गोलियां चलेंगी, तो किसी के घर का बच्चा ही चिराग बुझेगा? बिल्कुल। तो इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करते हुए अगर गवर्नमेंट सेंसिटिविटी के साथ ये भी साथ में एश्योरेंस दे दे कि हम स्कीम लाएंगे, छोटे तबके के लिए स्कीम लाएंगे, जो बीपीएल लोग हैं, आप राशन कार्ड में भी तो ऐसे ही करते हैं, बीपीएल के लिए स्कीम लाएंगे, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए अलग एमआईजी अलग होता है, एलआईजी अलग होता है, लोअर इनकम ग्रुप उनके लिए अलग हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट सोचता है, एमआईजी के लिए अलग ढूंढता है, और हायर इनकम ग्रुप के लिए अलग स्कीम सोचता है। तो आप तीनों को ऑन द बेसिस ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये एक मेरी सलाह है, सिर्फ ऐसा भी किया जा सकता है। आगे क्या पॉलिसी लाती है गवर्नमेंट, लाती है कि नहीं लाती, सिर्फ लैंड रिट्रीव करती है, बिग जंक्स रिट्रीव करती है, बड़े लोगों से रिट्रीव करती है, छोटे को हाथ ही नहीं लगाती। बट 31 जनवरी आज हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि आज डेडलाइन खत्म हो गई तो अब काम कभी होगा ही नहीं। 31 जनवरी वॉज द इनिशियल डेडलाइन, और मेरे ख्याल से कई लाख जो कैनाल लैंड रिट्रीव हो चुकी है जी। हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोज एक अपना प्रेस नोट इशू करता है, उसमें 2 4 5 इन्फ्लुएंशियल लोगों का नाम आ जाता है और बाद में आ जाता है कि टोटल हमने कितनी लैंड रिट्रीव की। तो प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी निकल रही है। जो मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये दे मेंट बिजनेस तो इन्होंने करके दिखाया। अब ये कितनी देर तक चलाते हैं? 31 जनवरी के बाद अगर ये कहते हैं नहीं जी हम 28 फरवरी तक भी इसको चलाएंगे, तो ये चल सकती है ड्राइव बंद नहीं होगी, ड्राइव तो चलती रहेगी, इनको क्या रोक है। लेकिन मेरी साथ में ये इल्तजा है कि जहाँ आप रिट्रीवल की तरफ चल रहे हैं वहाँ साथ ही साथ एक एश्योरेंस दे दीजिए कि नहीं, जिनको हम टच नहीं कर रहे इनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी ले आएंगे कभी ना कभी, ताकि आदमी संतुष्टि से बैठे। इस संतुष्टि या इस जिसे अपहीविल कहते हैं ना, इसके पीछे एक और कारण होता है, लोगों का अपने रूलर से भरोसा उठ जाना। और इस स्टेज जिसको आप फ्लूइड स्टेट कहते हो, इसमें 2 किस्म की वारदात हो सकती हैं। एक, लोग दूसरे तरफ जो आप पत्थर ये वाला रास्ता बता रहे हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं लोग मिसगाइड होते हैं। अब मेरे जैसा आदमी जाए, मैं बोलूँ अरे मैं तुमसे इतने पैसे लेके काम करवा दूंगा, वो गरीब आदमी अपने घर के गहने बर्तन कुल्ले मकान बेचेगा कि कुछ करवा दो मेरे को, इस वक्त मेरे को बचा लो, और अगर वो पैसे लेके चंपत हो क्या फिर ऐसे ही लोग आगे जाके सुसाइड कमिट करते हैं। तो आप कि लोग घबराएं, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे होते भी हैं उनको भी ये लैंड टेक्निकल चीज़ें जो बातें हम कर रहे हैं ना, मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो कई लोग बाद में फ़ोन करके बताते हैं जी आप तो टेक्निकल और इतने कानूनी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आते। तो अब कैसे समझाएं उनको? तो इसीलिए ये गवर्नमेंट का काम है समझाना, ये मेरा काम नहीं। अगर उस दिन भी एलजी साहब ने अगर स्टेटमेंट दिया इस अपहीविल के बाद, आप लोगों ने उठाया, उनको बोलना पड़ा, और मैं मुबारक देता हूँ, चलो एटलीस्ट हमारा रूलर बात तो करता है, मीडिया के जरिए करता है लेकिन बात तो करता है। तो अगर वो बोल रहे हैं और उन्होंने बोला नहीं जी अभी छोटे आदमी को घबराने की कोई जरूरत नहीं, तो मैं कहता हूँ प्लीज़ बिलीव कीजिए, उनको फेस वैल्यू पे लेके चलिए। ही मीन्स बिजनेस, वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी भी साथ में दूसरी साइड 2 चैनल होता है। देखो जो डायलॉग होता है, डायलॉग वन साइडेड नहीं होता कि राजभवन से मेरे को आए, मेरी भी बात उन तक जाए। एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन, एज अ लॉयर, जो मैं लोगों के पल समझ रहा हूँ, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस किस्म की कोई अनाउंसमेंट भी कर देना, जैसे आपने लीज वालों के लिए किया कि हम कमर्शियल लीजेस को टच कर रहे हैं, रेजिडेंशियल को टच नहीं कर रहे अभी, तो रेजिडेंशियल वाले आज मुतमईन बैठे हुए। किसी को देखा आपने कि रेजिडेंशियल लीज वाला उठ के भाग रहा है, या अदालतों में भाग रहा है, या कहीं सिर मार रहा है, या कहीं हड़ताल की तरफ जा रहा है? ऐसे ही अगर आप इनको एश्योरेंस दे दीजिए कि छोटे आदमी जिसको हम हाथ नहीं लगा रहे, MIG LIG तक, आप इनकम ग्रुप ले लीजिए, हायर इनकम में मत लीजिए जाइए, अभी आप बड़े बड़े लैंड चंक्स में मत जाइए, इतनी छोटी चंक 2 4 5 10 कनाल। अब रिलीजियस प्लेसेस आप ले लीजिए, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कई ऐसी रिलीजियस प्लेसेस के बारे में भी पढ़ चुका हूँ, चाहे वो मज़ार है, चाहे वो वहाँ पीर बाबा बना है, चाहे वहाँ मंदिर बना है, चाहे वहाँ सत्संग घर बना है, वहाँ पर भी जगह सरकार है। अब आप क्या करेंगे 2 मिनट के लिए? अब आप पीर बाबे की जगह को उखाड़ेंगे जाके? अब आप कहेंगे कि जहाँ लोग माथा टेकते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, मज़ार में, तो वहाँ जाके उखाड़ेंगे, मस्जिद में उखाड़ेंगे जाके?
वहाँ पर गवर्नमेंट को कोई स्कीम तो लानी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रिक्टली बाय लॉ जाते हैं तो मैं आपको लॉ की पोजीशन बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उखाड़ परे फेंको, जगह सरकार पे, नेशनल हाईवेज पे कोई मंदिर गुरुद्वारा मॉस्क नहीं बनेगी तो फिर तो उखाड़ देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट कोई ना कोई रास्ता बनाती है। आपने देखा होगा नेशनल हाईवे भी चलते चलते बीच में पीर बाबा होता है, आगे पीछे 2 सड़क घूम जाती है। क्यों नहीं उखाड़ते वहाँ पर? क्यों नहीं उखाड़ते वहाँ पर? फिर छोटे छोटे मंदिर भी आ जाते हैं बीच में, छोटे छोटे देवस्थान भी आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंसान के सेंटिमेंट्स को, उसकी रिलीजियस वैल्यूज़ को, उसकी फेथ को रिस्पेक्ट करती है। अपना ट्रैक चेंज कर लेंगे लेकिन वो किसी के फेथ को हिट नहीं करते। तो ऐसे ही आप वहाँ उनके लिए भी स्कीम ले आइए। गरीब आदमी भी तो एक भगवान का रूप ही है, खुदा का रूप ही है, उसके लिए भी ले आइए कि भाई हम तुम्हारे लिए स्कीम ला रहे हैं, लेकिन जब तक स्कीम लाते हैं हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे, बाकी उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर एलजी साहब इतने भी 2 लफ्ज़ कह दें, मैं कहता हूँ कि लोग ना हेल्टर स्केल्टर नहीं भागेंगे, अदालतों में नहीं भागेंगे, परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। बट अब जैसे कल आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, मैंने भी आपके माध्यम से सोशल मीडिया पे देखा, लोग बाहर निकल रहे थे, सड़कों पे चल रहे थे, तिरंगे पकड़े थे, अनाउंस बातें बोल रहे थे। इसका देर सवेर डेमोक्रेसी में असर पड़ता है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं। जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल मीडिया, पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ की मीडिया, सब हर कोई देख रहा है। तो ये नहीं पता चलता कि कब वो किस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर दें बियॉन्ड प्रपोर्शन। आज तो हम खुश हैं कि भाई तिरंगा, चाहे बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, सब लोग तिरंगे को पकड़ के चल रहे हैं और तिरंगा वहाँ लाल चौक के घंटाघर में लग रहा है, आज खुशी है। लेकिन अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे और हालात ख़राब होते रहे तो वो वहीं की मीडिया प्रोजेक्ट करेगी, इनके तो अपने लोग खुश नहीं। यहाँ देखिए जी, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। आज कम से कम एलजी साहब ने एक मैसेज दिया कि विदाउट कास्ट, कलर, क्रीड, पार्टी, रिलीजन हमला हो रहा है। अगर पीडीपी वाले पे हो रहा है तो एनसी वाले पे भी हो रहा है, कांग्रेस वाले पे भी हो रहा है, बीजेपी वाले पे भी हो रहा है। ये बात ठीक है। तो जो चीज़ अच्छी है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो हम सलाह दे सकते हैं छोटी मोटी, वो हमें दे देनी चाहिए। आगे उनके पास बड़े मुस्तैद और बड़े काबिल और बड़े जैसे इंटेलिजेंट एंड वाइज लोग हैं अपनी उस वक्त ब्यूरोक्रेसी में, तो वो साथ ही साथ समझाते होंगे। लेकिन क्योंकि हम हमेशा से डरते आए हैं कि छोटे आदमी पे हाथ डल रहा है और कई जगहों में डल चुका है, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डल रहा है, वो शायद एलजी साहब को देखना चाहिए कि आपने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, इसलिए धीरे धीरे पंजाब वहाँ पहुँच गया। और वो फिर कल कोई मर जाए तो एक आदमी ने बम बम भोले के टाइम पे मौत हुई थी, सिर्फ एक आदमी की, तो यहाँ जम्मू में हाहाकार मच गई थी। इसीलिए आप साथ ही साथ मैं ये भी आगाह करूँगा कि ठीक है, इस समय गवर्नेंस बहुत अच्छी है, इस वक्त आपके पास चप्पे चप्पे की खबर है, आपने कंट्रोल में रखा हुआ है, आप चिड़िया को भी पर नहीं मारने दे रहे। लेकिन कुछ पता नहीं चलता रिवोल्ट और रेवोल्यूशन होते हुए, वक्त बदलने में पता नहीं चलता। एक आदमी के मरने की या एक कुंबे की सुसाइड करने की देरी है, चिट्ठी लिख के चला गया कोई कि हम इसीलिए जा रहे हैं, हमारे साथ ये हुआ, हमसे लाखों रुपए फलाने प्रॉपर्टी डीलर ने ले लिया, फलाने पटवारी ने ले लिया, फलाने तहसीलदार ने ले लिया, जब हमारा सिर पे छत आया तो आज उखाड़ दिया इन्होंने हमारा छत, हम इसी घर में मर जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? क्या ये रोक पाएंगे मीडिया को उसको रिपोर्ट करने से? मैं बार बार, पिछली बार भी मैंने आपको इंटरव्यू में कहा था कि एक अगर फार्मर की जान चली जाती है तो देश पूरे के लिए बेइज्जती की बात है। बिल्कुल। तो आज अगर एक गरीब आदमी की जान चली गई या उसके परिवार को हमने बेघर कर दिया या बिना छत के कर दिया, तो ये बहुत हमारे लिए ही शर्मनाक होगा। साथ ही गवर्नमेंट अनाउंस कर दे पॉलिसी, साथ ही इन लोगों को कहीं ना कहीं सेटल करना स्टार्ट कर दे। ये कौन सा कह रहे हैं कि हमें यही जगह यही बाग बनाने दो, ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं करो। आपने पहले भी किया था, आज से 47 से गवर्नमेंटें करती आ रही हैं। गवर्नमेंट को इसलिए मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ही तो माई बाप होती है लोगों का। लोग, हम तो गरीब गुरबत लोग हैं, हम उखड़ के आए हैं कहीं से, किसी का बैकग्राउंड पाकिस्तान में है, किसी का बैकग्राउंड कहीं पे है, कोई रिफ्यूजी है, कोई कहीं से है, लेकिन उनको किसने सेटल किया? आज अगर पढ़ाया लिखाया, कॉलेज बनाया तो किसने बनाया? गवर्नमेंट तो नहीं। हम गवर्नमेंट कभी ये नहीं कहते गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कि इसकी थी कि इसकी थी, गवर्नमेंट होती है। आपको लोग सिर्फ ये याद रखेंगे कि आप एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, आप भी चले जाएंगे दुनिया से। ना वो रहे जो अपने आप को शेर कश्मीर कहते थे, वो नहीं रहे, हमारे देखते देखते मुफ्ती साहब नहीं रहे, उनका भी एक ड्रीम था। आप भी हैं, आप भी कोई सदा के लिए तो नहीं आए, आप भी चले जाएंगे, एलजी साहब भी चले जाएंगे, फिर ये शायद स्टेट बन जाएगी वापस। लेकिन उस पीरियड को हिस्ट्री में लिखा जाता है। तो जब हिस्ट्री आज से 50 साल बाद मुड़ के लिखी जाएगी या पढ़ी जाएगी या बच्चे पढ़ेंगे या आगे के 3 जनरेशन नीचे जाके पढ़ा जाएगा, तो ये पीरियड काउंट होना चाहिए कि एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने एबली एडमिनिस्टर किया और सब कुछ कंट्रोल में रखा। मैं तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी फैसला तो उन्होंने लेना है, कुर्सी पर वो बैठे। ये जो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, लोग हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर तहसील में लोग सड़कों पे आ रहे हैं, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, आवाम के लिए? देखिए, पॉलिटिकली तो एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, मैं ये दूंगा। बाकी हर एक का अपना सेंटीमेंट है, इमोशन है, हर एक ने अपना लीडर ढूंढना होता है। पॉलिटिक्स भी क्या होता है, लोग अपनी कौम एक लीडर ढूंढ लेती है, वो लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी में होता है या बना लेता है अपनी। तो कौमों को शुरू से लीडर चाहिए रहे। देखिए, आप आज से नहीं, आप पुरानी बात में चलीजिए तो हर कौम अपना लीडर ढूंढती है, चाहे वो धर्म के नाम पे ढूंढे, चाहे वो पॉलिटिक्स के नाम पे ढूंढे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के नाम पे ढूंढे। तो इसलिए वो लीडर, तो मैं ये कहूँ कि लीडर को मत फॉलो करो, ऐसा कभी नहीं होता।
कोई एजिटेशन लीडरलेस नहीं होती। लीडर चाहे कम कद का हो, ऊंचे कद का हो, छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो, लीडर लीडर होता है। तो इसीलिए अगर वो लीडर आपके सेंटिमेंट्स को या आपके जख्मों को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वो लीडर ठीक नहीं। अगर कोई आपके फ़ायदे की बात कर रहा है तो आपको एजुकेट कर रहा है, आपको समझा रहा है तो करिए। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के हर एक को ये इल्तिजा है, आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट। कोई आपको ये नहीं कह सकता आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, लेकिन वो प्रोटेस्ट मत कीजिए जिससे लोगों का अमन, जान, माल, सरकार की किसी चीज़ को नुकसान हो। आप रास्ता ब्लॉक करके बैठ जाएंगे, किसी की एम्बुलेंस ने जाना है, किसी के बच्चे ने कहीं जाना है, किसी ने कुछ, किसी को ज़रूरी है, किसी को, आप ब्लॉक करके बैठ जाते हैं, लोग पहुंच नहीं पाते। जिसकी घर पे बीतती है उसी को पता होता है। वो आपकी एजुटेशन को भी गालियाँ निकालता है, वो आप लोगों को भी निकालता है। तो आप कोई ऐसा पीसफुल मोड अडॉप्ट कर लीजिए जैसे सरकार ने आजकल रखे हैं। आप बाहर चले जाइए, यूनियन टेरिटरीज में परमिशन लेते हैं, परमिशन लेके एक ब्लॉक उनको मिल जाता है, ब्लॉक लेके। अब भारत जोड़ो यात्रा आई तो ये थोड़ा ना कि परमिशन ही किसी ने नहीं दी, उन्होंने परमिशन में काम किया। ऐसे परमिशन मिल जाती है प्रोटेस्ट करने की, आप उतने एरिया में बैठिए, प्रोटेस्ट कीजिए। मीडिया आजकल हर एक को कवर कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि मीडिया किसी की खबर ही नहीं दे रहा। आपकी आवाज़, मकसद होता है हमारी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचना, वो पहुँच रही है। वो अब चाहे मैं उठाऊं, चाहे अरफाज साहब उठाएं, चाहे कोई कोर्ट में उठाए, चाहे कोई सड़क पे उठाए, उठ रही। लेकिन किसी भी तरीके से इसको जो है आप वायलेंस की तरफ और फ्रस्ट्रेशन की तरफ और किसी तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी की तरफ मत लेके जाइए। जो भी आपके माध्यम से सुन रहा है, मेरी हर एक को हाथ जोड़ के यही विनती है, आप सरकार के आगे मुहिम लगाइए, आप चिट्ठी लिखिए, मैसेज लिखिए, बड़े बड़े प्ले कार्ड लिखे चाहिए, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। प्रोटेस्ट तो ये कह दीजिए वो हमसे 10 साल आगे आ गए हैं, ये डेवलप्ड कंट्री में प्रोटेस्ट नहीं करती, हर जगह प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो ब्रिटानिया है, चाहे वो आपका यूएस है, हर जगह यूके, यूएस, फ्रांस, यूरोप, हर जगह प्रोटेस्ट होते हैं। अपना अपना फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट होता है, लेकिन जो वायलेंट प्रोटेस्ट होता है वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। तो मेरा यही कहना है कि या तो आप अदालत में आ जाइए, अदालतें बैठी हैं, आपका हक देखने के लिए बैठी हैं। आप अगर ये समझते हैं कि नहीं जी अदालत में नहीं हमें जाना है, हमें नहीं वकील करने, नहीं पैसा बर्बाद करना, तो आपके पास फिर राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट एक लिमिटेड फॉर्म में कीजिए, बड़ा मतलब उसको कवर्ड फॉर्म में कीजिए। कभी भी मैं ये किसी भी जनता को ये नहीं कहूँगा, क्योंकि इलेक्शन टाइम है, कई लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करने की कोशिश करेंगे, कहीं दूसरी को, तो आप उस बात में मत आइए, क्योंकि इस ऐसी फ्लूइड सिचुएशन में लोग एनकैश करने आ जाते हैं। करें या ना करें ये, लेकिन फैसला जनता ने करना है कि अगर आपको इफेक्ट पहुंच रहा है तो आपने कैसे करना है, दैट इज़ योर रिएक्शन। मैं एज अ लॉयर ये रिएक्शन नहीं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ कानूनदान के नाते ये बता दूंगा कि ये मत करिए जिससे आपका करियर, आपके बच्चों का करियर, FIR लग जाए, आपको उठा लिया जाए, PSA लग जाए, वो मत करिए। कानून के दायरे में रहकर करिए जो आपको करना है। जैसे आपने बोला भटिंडी में अगर एक वॉक निकली, वो वॉक निकालिए, आप झंडा लेके चलिए, मोमबत्तियां लेके चलिए, तो वो तो राइट, वो तो आपको गवर्नमेंट भी परमिट करेगी। लेकिन जहां आपके पास परमिशन नहीं है, 144 लग गया, वहां फिर भी निकलें, 144 वायलेट करें, फिर कर्फ्यू लगवाएं, फिर वहाँ हड़ताल हो जाए, वहाँ पथराव हो जाए, वहाँ गोली चल जाए, वहाँ टीयर गैस, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो हर सिचुएशन उसमें अवॉइड होनी चाहिए, चाहे वो यूथ के लिए हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, क्योंकि छत देर सवेर मिल जाएगा। अगर हम 47 में रिफ्यूजी होकर आए तो तब भी आज छत में बैठे हैं ना, परमात्मा ने छत तो नहीं छीना हमसे, छत भी मिल जाएगा, मकान जायदाद भी बन जाती है, लेकिन जान वापस नहीं आती। जान निकल जाती है जिस बच्चे की, उसकी वापस नहीं आती। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट असीम सहानी साहब। आपकी सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।